प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। भेल हेलीपैड पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारी को लेकर कहा कि चार धाम यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। तो वहीं बिल संशोधन कानून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़े हजारों मामले हैं। अब ये सभी संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में आएंगी और जनहित के कामों के लिए इनका इस्तेमाल हो सकेगा। भारत माता की। आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह और नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन अभी हम सब लोगों ने जिसको सुना, बहुत ही सार्वजनिक और संक्षिप्त उद्बोधन उन्होंने हम सब के समक्ष रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, अध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर डॉक्टर शिवशंकर जायसवाल जी, अध्यक्ष सरस्वती शिशु मंदिर श्री शेष सिंह रावत जी, प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर अजय जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर और लगातार अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक स्थानों पर लगातार आज बच्चों के, हमारे भैया बहनों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए काम करने वाले श्री लोकेंद्र जी, कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर रोहित भाटिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री आशुतोष शर्मा जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, उत्तराखंड सरकार ने अभी जो दायित्व से जो अभी दायित्व में आए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जंदवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संदीप गोयल जी एवं सभी आए हुए, संजय पवार जी, सभी आए हुए हमारे अतिथिगण और विद्यालय के सभी हमारे आचार्यगण, अभिभावकगण और जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मेरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, भैया बहन, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं इस विद्यालय में आज नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम युक्त नवीन भवन का लोकार्पण होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भी, सभी भैया बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, उस समय देश में शिक्षा संस्थानों की, विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अनुसांगिक संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था,
आज विशाल वटवृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इन विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया, कि पूरे प्रांत के अंदर विद्या भारती का और हमारे शिशु मंदिरों का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा जाल मैं कहूंगा कि आप किसी कोने में चले जाइए। अभी आप माणा कह रहे थे, माणा हो या सीमांत क्षेत्र हमारा धारचूला हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य उनका नेटवर्क मिलेगा। विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा होती है कि विद्या भारती के विद्यालय आधुनिक नहीं होते, परंतु आज इस विद्यालय में 4 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विद्या भारती के स्कूल अब किसी भी आधुनिक स्कूल से पीछे नहीं है। उनमें भी सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आधुनिक, वो सभी सुविधाएं हो रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार भी शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्य किया। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 141 पीएम श्री विद्यालय बनाए गए हैं, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में 500 वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है, लैब्स ऑन व्हील्स, अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना भी हमने इस वर्ष से प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाहेब योजना प्रारंभ की है। वहीं यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित
परीक्षा भवनों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्तियां भी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। भाइयों बहनों, हम प्रदेश के शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, वहीं 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत भी की है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अभी हमारे प्रदेश में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी भैया बहनों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि अपना करियर बनाने के एक मंतव्य के रूप में भी देखना प्रारंभ करें। मैं आप सभी बच्चों को यह भी कहना चाहूंगा, आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपनों पर कोई नकल माफिया हावी न हो। इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। आप सभी को याद होगा कि पहले के समय में पेपरों में किस प्रकार से धांधली होती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे और प्रदेश के होनहार, योग्यता और क्षमतावान, प्रतिभावान जो प्रतिभागी होते थे, उनके सपने किस तरह से टूट जाते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने प्रदेश में पहली बार इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का अभियान प्रारंभ किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और इतना ही नहीं, ये नकल कानून लागू होने के बाद जिस प्रकार पारदर्शिता के साथ सारी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हुई और एक भी मामला कोई विवादित नहीं आया, कहीं भी नकल का कोई प्रकरण नहीं आया, कोई न्यायालय में कोई मामला नहीं गया और आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर वो तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना ठीक प्रकार से अपना होमवर्क करेंगे तो उनका चयन अवश्य होगा। इसका परिणाम हुआ कि इस बार पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी परीक्षाओं में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 12-13 हजार कुल नियुक्तियां हुई, लेकिन पिछले 3 सालों में ये नियुक्तियां 22,000 को क्रॉस कर गई है और आने वाले समय में ये अनवरत रूप से काम चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमने कहा है कि जब तक हमारे सारे पद जो भी रिक्त हैं, जब तक नहीं भरे जाएंगे, तब तक ये जो परीक्षाएं हैं लगातार होती रहेंगी। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की धनराशि की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग खूब मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता के साथ इस विद्यालय का भी नाम रोशन करिए और समय की महत्ता को अवश्य पहचानिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ आ सकता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब की जानकारी में रहेगा, हम सबके ध्यान में रहेगा। तो हम जब अपने कक्षा में आएंगे तो कक्षा का सदुपयोग करेंगे, अपने गुरुजनों के द्वारा बताई हुई जो शिक्षा है उसको ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे।
अगर घर पर जाएंगे तो घर पर भी जो काम करना करेंगे, खेल के मैदान में जाएंगे पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो भी काम करिए पूरे मनोयोग के साथ करिए। ये नहीं कि पता चला अभी यहाँ विद्यालय में हम बैठे हैं और मन हमारा कहाँ लगा है, खेल के मैदान में, घर में। इस प्रकार से हमारा मन विचलित न हो। अगर यहाँ बैठे तो मन से भी यहीं रहे, शरीर से भी यहीं रहे, हर प्रकार से यहाँ रहेंगे तो समय का हम सही प्रकार से सदुपयोग कर पाएंगे। तो जीवन में वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमको हमारे माता पिता का, हमारे सभी गुरुजनों का, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी मंजिल बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय इसी प्रकार भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों में समाज के आदर्शों और नैतिक मूल्यों का विकास करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। और हमारे आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पर हॉल के बारे में कहा है, निश्चित रूप से मेरा भी प्रयास होगा आपके साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत पहले से मैं इस विद्यालय में आता रहा हूँ। हाँ, मुख्य सेवक के रूप में आज मैं पहली बार आया। भूपेंद्र जी और माननीय विधायक जी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे कार्यक्रम में बच्चों के बीच में आना है, उसको नवीन भवन का लोकार्पण भी होना है, उसका सम्मान भी होना है। तो सच में मैं आप सबके बीच में आकर अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ। इन बच्चों की ऊर्जा देखकर मैं भी ऊर्जा। खबर मसूरी से है। पहाड़ों की रानी मसूरी में असामाजिक तत्व द्वारा एक दुकान में आग लगने की कोशिश की गई। माफ कीजिएगा, लगाने की कोशिश की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जी और उसके जाने के बाद में सुबह आके हमने देखा तो ये है ना जी, ये सब जला हुआ मिला हमारे को। तो ये रात को किसी है जलाने की कोशिश करी गई है जी, यहाँ से नीचे शटर के नीचे से जी। बाकी है ना जी आप लोगों के साथ लाखों रुपए का सामान हाँ जी, अगर ये हो जाता तो पूरा भरा हुआ है जी हमारा सामान। आसपास के क्षेत्र को भी हाँ जी बिल्कुल जी, चारों तरफ है ना, ये हवा का है जी, पता नहीं कितनी दुकानों को नुकसान होता है जी दोनों साइड में। आपका भी कोई विवाद चल रहा है कि नहीं, हमारा मसूरी में किसी के साथ कोई विवाद नहीं है जी। इस तरीके से रॉक स्टोर में अक्सर भूमि को लेकर विवाद नहीं जी, हमारा सर उनसे कोई विवाद नहीं, किसी से भी नहीं है कि एक षड्यंत्र हो। नहीं जी, हमारी नजर में तो कुछ नहीं है जी, पता नहीं क्या है, कोई सिर फिरा है जी, क्या है, किसने क्या किया, बाकी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं है। कर दिया आपने? हमने रिपोर्ट कर दी जी। रिपोर्ट देखिए, ये कल रात की जो घटना है, ये देखिए एक बड़ा हादसा जो मसूरी में होने वाला था, शायद वो भगवान की कृपा से टल गया है। लेकिन देखिए ये एक वार्निंग है और हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि देखिए ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, रात्रि गश्त का ध्यान देना पड़ेगा और ये भी प्रशासन को देखना पड़ेगा कि ये रंजिशन किया गया है या कोई असामाजिक तत्व जो नशा वशा करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा के जिसके द्वारा भी ये किया गया है। प्रशासन को जल्दी इसका खुलासा करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घट सके। और आज हम ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बहुत बड़ी घटना जो शायद पूरी मार्केट के लिए खतरा हो सकती थी वो आज टल गई है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत पर्दाफाश करे। तो जो कैमरे दुकानों पे लगे रहते हैं वो सिर्फ अपनी दुकान तक का ही फोकस देख पाते हैं, रोड की तरफ नहीं देख पाते। तो प्रशासन से, नगर पालिका से हम निवेदन करेंगे कि ये जो हैं बाज़ार में और पूरी मार्केट में कुछ कैमरे ज़्यादा लगाए जाएँ और हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएँ, जिससे जो है असामाजिक तत्वों का हौसला कम हो और जो तेज़ रफ्तार ये स्कूटियाँ वगैरह चल रही हैं इन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लग।
हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर में अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही देखते पास खड़ी 2 कारों को चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कारें पूरी तरह स्वाहा हो चुकी थी। घटना के वक्त मौके पर खड़ी कई अन्य गाड़ियों को समय रहते हटा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही अल्मोड़ा जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गांव में लगे नलों में पानी नहीं आने से अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहराया। ग्रामीणों को दिन भर पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। गांव के पास स्थित जल स्रोत पर बड़ी संख्या में लोग पानी भरने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर के लिए पानी ढोने में से 3-4 घंटे लग जाते हैं, जबकि गर्मी बढ़ने पर नलों का जल स्तर घट जाता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। तो वहीं युवाओं का कहना है कि पानी लाने के समय इतना समय लग जाता है कि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पे हम लोग पानी भरने के लिए आते हैं। बहुत परेशानी होती है हमारे गांव में पानी की, और स्कूल से आने के बाद हम लोग सीधे पानी भरने के लिए आते हैं। 2-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं और 1-2 किलोमीटर दूर आते हैं हम लोग पानी भरने के लिए। पानी की बहुत समस्या है सर। 2-3 महीने के बाद यहाँ पानी बहुत कम हो जाता है। बहुत समस्या है। तुंगरेश्वरी वाले पानी भी यहाँ बहुत कम आता है। पानी यहाँ से आधा किलोमीटर है गांव में। खबर अल्मोड़ा से है, जहां द्वाराघाट विधानसभा के असगोली ग्राम के घुना क्षेत्र के समीप आज सुबह एक घटना हुई, जिसमें जेसीबी चालक की घटना स्थल पर ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 8 बजे से सड़क के निर्माण कार्य में लगे जेसीबी की संख्या जो कि 3 थी। 5 घाटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि चालक करतार सिंह, जो कि हरियाणा के ग्राम झाड़कुड़ी और जिला नूह का निवासी था, जेसीबी को आगे ले जा रहा था तो इसी बीच पहाड़ी ऊपर से खिसक गई और बड़े बड़े बोर्डेरा के नीचे जेसीबी के चालक जो था वो दब गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट ले जाया गया, जहां पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत नागरिक चिकित्सालय को भेजा गया। उत्तराखंड के कई जिलों में आए टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों ने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 12 तारीख से कुमाऊं क्षेत्र की सभी टैक्सी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। जी हां, टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पार्किंग और एंट्री शुल्क वापस नहीं लिए गए तो राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या टैक्सी चालकों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। देखिए, आज जो टैक्सी से जितने भी संचालक हैं टैक्सी के, आज प्रशासन ने हमें इस स्थिति पर खड़ा कर दिया है। नैनीताल की पूरी छवि खराब हो रही है। मैं बोलूँगा जो नैनीताल आप देख रहे हैं 2-3 दिन से, ये माहौल नैनीताल के अंदर भय का बना दिया है कि टूरिस्ट जो है नैनीताल की ओर ना आके मनाली शिमला की ओर कर रहा है, जिससे हमारा बिजनेस सीधे सीधे जो है मैं बोलूँगा कि बर्बाद हो रहा है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है इस हमारे व्यवसाय को संभालने में जो क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद जी हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा जो व्यवसाय है, आज आप देखिए नैनीताल में जो स्थिति बनी है, कैसे हम लोग अपना व्यवसाय चलाएंगे। हमारे पास कोई 4 धाम तो है नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री है नहीं, एक छोटा सा शहर है नैनीताल है। अगर आप जैसे कोई भी टूरिस्ट उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो नैनीताल से एंट्री करता है, और नैनीताल में ही आप देखिए नैनीताल के अंदर हम जब घुस रहे हैं तो प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप बोले 2017 की बात की गाड़ियाँ नहीं आएंगे तो आप ठीक है, हमें जगह बता दीजिए कहाँ तक हम जा सकते हैं। और जहाँ तक टोल का सवाल है, ये पार्किंग का सवाल है, हम उसका विरोधी नहीं है, नगर पालिका की आय नहीं आप बढ़ाइए,
लेकिन 500 रुपये अगर 2 मिनट के लिए कोई गाड़ी जा रही है, इसको 500 रुपये की पार्किंग मत कीजिए। आप 50 रुपये घंटे के हिसाब से लीजिए, हम ले देंगे। उसमें लोकल आदमी को ये लॉलीपॉप मत दीजिए जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम 25 रुपये घंटा देंगे निजी वाहन को। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि निजी वाहन को कह के उनको शांत कर लेंगे और जो व्यवसायी हैं उनको आप ख़त्म कर देंगे। देखिए, व्यवसायी नहीं रहेगा तो नैनीताल चलेगा कैसे? टैक्सी में टूरिस्ट को कौन लेके आएगा? अब साथ ही ये लोग और जो अन्य लोग हैं वहाँ पर, अन्य व्यवसाय जैसे जो पुलिस प्रशासन है, उनको भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक रूप से टैक्सी को ना रोकें, उनका चालान ना करें। परिवहन विभाग से भी मेरा आपका अनुरोध है। और जो स्थानीय जनता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें सहयोग कीजिए, हमारी पीड़ा को समझिए। ये हमारी बहुत बड़ी व्यथा है, बहुत हम लोग परेशान हैं। अगर टैक्सियाँ नहीं होंगी तो आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। और सरकारी सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर प्रशासन चाहता है ये टैक्सियाँ अंदर ना प्रवेश करें तो आप जो सरकारी ऑफिस में जो गाड़ियाँ लगी हैं उन गाड़ी को सबसे पहले बाहर कीजिए, तब वो हम पर लागू कीजिए और हमें बता दीजिए हमें कहाँ तक आना है। मेरा नाम मनोज कुमार भट्ट है, मैं कुमाऊं महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद सर। नैनीताल शहर के अंदर जो माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था शासन को कि आप लोग एक एसओपी जारी करें कि इसमें हम शहर के अंदर जो स्थानीय वाहन हैं इनको कैसे चलाएं, उत्तराखंड के जो वाहन हैं इनको कैसे चलाया जाए। 11 सितंबर 2023 से आज ये 2025 अप्रैल हो गया है, शासन ने आज तक इन लोगों को कोई एसओपी जारी नहीं करी कि हम इन वाहनों को कैसे चलाएं। नहीं तो माननीय न्यायालय ने तो इन लोगों से कहा ही था ना कि आप लोग इन टैक्सियों को चलवाइए करके, लेकिन ये लोग अपनी दशा और दिशा खुद निर्धारित नहीं कर पाए हैं, उल्टा उत्पीड़न अब हम लोगों का कर रहे हैं। नैनीताल शहर के अंदर हमारा कोई भी टैक्सी वाहन जा रहा है तो वो या तो उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। उत्पीड़न का शिकार भी इसलिए हो रहा है टीवी नंबर की गाड़ियाँ, क्योंकि शासन ने ही खुली छूट दे रखी है ना सभी को, चेकिंग करने वालों को, कि तुम इन लोगों का उत्पीड़न करो। इसमें हम लोगों का एक ही चीज़ है कि अगर हम लोगों के लिए सरकार और शासन द्वारा, सरकार हमारी पैरवी करेगी, सरकार और शासन द्वारा हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता है तो हम लोगों ने तो अपने पहिए, हम लोगों के पहिए वैसे ही जाम है। नैनीताल शहर के अंदर तो हम लोग वैसे ही जाम है। नैनीताल शहर के अंदर तो लोगों का प्रवेश वैसे ही वर्जित कर दिया गया है। हम अन्य जगहों पे भी, क्योंकि ये परिवार है, पूरा एक परिवार है। आज इन लोगों के ऊपर कोई दिक्कत है, कल को हम लोगों के ऊपर है, कल टनकपुर वाले पे है, खटीमा वाले पे है, बागेश्वर वाले पे है, हर जगहों पे टैक्सी वालों का उत्पीड़न ही किया जा रहा है, चाहे वो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पे हो, चाहे वो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पर। देखिए, सरकार ने क्या करा है, हर साल में 5% ये टैक्स बढ़ोतरी कर रही है। फिटनेस की फीस इन्होंने इतनी बढ़ा दिया। कभी इन लोगों ने आरटीए में टैक्सी वालों के रेट निर्धारित करे कि इनका किराया भी बढ़ाया जाए। माने कि 2017 के बाद जो है टीए नंबर खत्म करके टीवी ला देगा, उसके बाद भी यहाँ पर चलानी कार्रवाई और उत्पीड़न बढ़ता रहा है। आपका कहने का मतलब यही है ना? जी, वहाँ पे कोई पूरा उत्पीड़न हो ही रहा है। देखिए, क्या कहते हैं, कहीं पे कोई यह है कि कोई दरोगा ही चालान करेगा, लेकिन वहाँ पे को तो एक मामूली सा पुलिस वाला भी कहता है वो इला कागज़ दे। शाम को आप देखिए वहाँ पे को एक नॉर्मल वैसे जाइए ना, आप एक टैक्सी में सफ़र कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इन शासन के अधिकारियों से भी ना कि एक बार एक साधारण टैक्सी में सफ़र करके देखिए तो इन लोगों की लैंग्वेज क्या होती है एक नॉर्मल ड्राइवर के लिए। वहाँ पे तो भाई का ऐसा माहौल बन गया है कि भाई हटा यहाँ से चलान होगा, हटा यहाँ से चलान होगा। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं ठाकुर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष महासंघ मोहम्मद टैक्सी। पूरा कुमाऊं महासंघ आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये हो रहा है जो टैक्सी वालों पर उत्पीड़न, कई बार से टैक्सी वाले शासन प्रशासन का उत्पीड़न झेलते हुए, मतलब पहले क्या हुआ, कैरियर पे निजी ग्लैंडर चला दिए गए रोक के, हमारी निजी प्रॉपर्टी पे, हमारी टैक्सियों पे ग्लैंडरों से हमारी छतें काट दी गई। तब हम चुप हो गए, चलो शासन प्रशासन ने समझाया, जो हो गया, तब हम रुक गए। उसके बाद फिटनेस को निजी हाथों में दे दिया गया, बिल्कुल लूट मचा दी गई। 15-15 हज़ार रुपये एक टैक्सी वाले से लूटे गए। उसमें हमने लड़ाई लड़ी, फिर उसे आरटीओ ऑफिस में दोबारा जैसे पहले के भांति कराने के लिए लड़ाई लड़ी, फिर वो कराया, फिर उसे 1 साल बाद फिर निजी हाथों पे दे दिया गया। फिर उसकी लड़ाई करके थोड़ी उस पर भी रोकथाम, अभी भी 6200 रुपये फिटनेस पे लगते हैं। एक टैक्सी चालक ड्राइवर एक गाड़ी से कितना कमाता है, दिन भर में उसके 1000 रुपये कमाने मुश्किल होते हैं। अब रही बात नैनीताल पे, जो नैनीताल पे उत्पीड़न हो रहा है, 1000 रुपये गाड़ी टीवी नंबरों से अंदर एंट्री के लिए जा रहे हैं। अब वो बेचारा कहाँ से, टैक्सी वाला अगर 1000 रुपये देगा वो क्या बचाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ से टैक्स जमा करेगा। टोल बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, और अगर आदमी वहाँ प्रवेश करता है 200 रुपये हमसे
आरटीओ कहते हैं कि भैया 200 रुपये रीट्स आप सीट से ऊपर नहीं लोगे, आपके फिक्स निर्धारित रेट है। 8 दूनी 1600 रुपये का चक्कर लग रहा है, जिसमें 2500 रुपये का खर्चा आ रहा है। 1000 रुपये वहाँ देने हैं, तेल है, ड्राइवर है, तो आदमी 800 रुपये अपनी जेब से थोड़ी देगा। इसी को देखते हुए 2023 में न्यायालय में हमारे द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें शासन प्रशासन से एक एसओपी मांगी गई थी। नगर पालिका और जिला अधिकारी जी और एसएसपी साहब से एक एसओपी मांगी गई थी कि भैया ये गाड़ियाँ नैनीताल के शहर के अंदर कैसे संचालित होंगी, इसका आपको एक व्याख्या बना के दी है, एसओपी पेश करिए। आज 2 साल से उन्होंने वो एसओपी तो पेश नहीं करी, ऊपर से इसी उसमें टैक्सी वालों का उत्पीड़न, क्योंकि अगर वो पेश कर देंगे तो ये 1000 रुपये देना बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई बड़े अधिकारी, ये छोटे जो ट्रैफिक में सिपाही एक अमित है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वो कर रहे हैं। अमित कुमार जी 1000 रुपये लेने का काम भी उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ जा रहा है, बल्कि 2 बार उन पर शराब पिए हुए, कई बार 2 बार पहले कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर उन्हें नैनीताली दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भैया इकट्ठा करके लाते हैं। तो 12 तारीख से अब आप लोग हड़ताल पे बड़े चक्के जाम करने जी, हड़ताल नहीं, 12 तारीख से पूरे कुमाऊं टैक्सी यूनियन अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि जब हमें 800 रुपये जेब से भरने हैं तो आदमी क्यों टैक्सी चलाएगा। जब भैया दिन भर अगर टैक्सी चला के 800 रुपये घर के जेब के खर्चे होंगे, तो हर मालिक चालक का कहना है भैया ऐसा क्यों करना है जिसमें जेब से पैसे देने पड़े। अपनी स्वेच्छा से सब यूनियन वाले अपना संचालन बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। 12 तारीख से 80,000 गाड़ियों से ऊपर होंगे जी, बिल्कुल। एक ओर से सरकार कहती है कि भैया नशा मुक्त देश इसको बनाइए, उत्तराखंड नशा मुक्त बनाइए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भैया ये उत्तराखंड को नशा मुक्त कीजिए। अगर जिनके 2-2 गाड़ियाँ 80,000 से ऊपर स्कूटियाँ रेंटल दे दी हैं, वो बेचारे कहाँ से किस्तें भरेंगे। आदमी चोरी नशा यही तो बेचेगा जब उस पर किस्त भरने को नहीं है। कहीं आप चलने नहीं दोगे, नैनीताल जाने नहीं दोगे, 800 रुपये घर से भरने पड़ेंगे, तो आदमी चोरी करके तो भरेगा, या चोरी करेगा या नशा बेचेगा। इसलिए हमारी गुजारिश है कि अगर हमारी मांग कल तक पूरी नहीं हुई तो 12 तारीख से पूरा कुमाऊं का पहिया जाम रहना है, क्योंकि अपनी स्वेच्छा से कोई भी यूनियन संचालित नहीं होगी पूरे कुमाऊं भर के अंदर। मैं जिला महासंघ अध्यक्ष हल्द्वानी भरत भूषण। उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।